नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जो रीट 2022 को अच्छे तरीके से क्रैक कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो अभी हालांकि फाइनल आंसर की तो नहीं आई है, लेकिन जो भी अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने आंसर की डाली है उसके आधार पर आप संतुष्ट हैं कि हाँ रीट का पेपर हो जाएगा क्रैक। तो वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो चुके हैं और जो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से चूक चुके हैं या कहीं ना कहीं उधेड़ बूंद में हैं, वो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। और अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे टॉपिक किए जाएं, ऐसे टॉपिकों को लाया जाए जो कि आपके ग्रेड सेकंड में भी हो और जो आने वाले रीट के सिलेबस में भी है ऐसे टॉपिक। और उसी प्रकार का एक टॉपिक है आपका सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईसीटी के नाम से जो है जानते हैं। तो आज कल और परसों 3 दिन इस सेशन पे हम चर्चा करेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे रीट मुख्य परीक्षा के अंदर। 10 नंबर के क्वेश्चन यानी 10 नंबर मायने रखते हैं। टारगेट है, ऐसा टॉपिक है कि 10/10 लाए जा सकते हैं, 10 में से 10 नंबर सही हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कैसे हैं आप? राजेंद्र स्वागत आपका, प्रमोद स्वागत आपका, कैसे हैं आप? हेमंत जी स्वागत आपका, दिनेश, रूप सिंह जी स्वागत आपका, कैसे हैं? और हितेश जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि सभी अच्छे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत बिना समय गवाए। और आपकी तरफ से एक बच्चे ने जो है वो एक सुझाव दिया था कि सर आप ये जो शुरू के अंदर थोड़ा सा कहते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य बने और बाकी जो आप बच्चों से बात करते हैं उनका थोड़ा ज्यादा स्वागत करते हैं ना, इन चीजों को आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आपके इस सजेशन को हम स्वीकार करते हैं और सीधे ही टॉपिक पर जो है शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अ, अभी तक आपने जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्होंने तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, बट जो बच्चे रीट की ही तैयारी की है या पहली बार सेकंड ग्रेड पेपर देंगे या पहली बार मुख्य परीक्षा देंगे, उन बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। तो आइए, एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है। पहले ये जानते हैं कि आखिर सूचना तकनीकी की आवश्यकता क्या पड़ी विद्यालय में, स्कूल में, शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो मुख्य रीट की जो मुख्य परीक्षा है ना, उसमें तो इस नाम से आएगा, ये मुख्य परीक्षा में तो आएगा इस नाम से टॉपिक सूचना तकनीकी। और ग्रेड सेकंड जो है आपका, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उसके अंदर जो आएगा वो इस नाम से आएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। देखिए, सूचना तकनीकी या सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये जो टॉपिक है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सीधे सीधे हम एक शब्द देख रहे हैं, कम्युनिकेशन। अर्थात कम्युनिकेशन का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करना। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, अर्थात सूचना का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान, सीधे सीधे शब्दों में यह कहें तो सूचना का आदान प्रदान करना। और उस सूचना के आदान प्रदान को और बेहतर कैसे किया जाए और सुधारा कैसे जाए, इसी को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। देखिए, अब बात आएगी दूसरी बात की, ठीक है अब बात तुम्हारे समझ में आ गई कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अर्थ हो गयो सूचना को आदान प्रदान करने की कोई टेक्नोलॉजी, सूचना ने आदान प्रदान करने को कोई सिस्टम। लेकिन अब आप बताओ गुरुजी कि विद्यालय में क्या आवश्यकता पड़ी, स्कूल में क्या आवश्यकता पड़ी। तो बहुत बेहतरीन आवश्यकता है विद्यालय के अंदर। रीट का सिलेबस संभावना है कि इसी महीने में आ जाएगा आपका। एक बार कमेंट करके बताएं मुझे कि आप प्रॉपर तरीके से सेशन को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और किसी प्रकार की आपको कोई टेक्निकल इशू नहीं हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है। या फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, फिर अपन शुरू करते हैं। और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। 2 दिन 3 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और 3 दिन में ये टॉपिक अपन जो है पूरा का पूरा कवर करेंगे। और आपकी ग्रेड सेकंड में और रीट मुख्य परीक्षा में ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत ज्यादा जो है सहायता करने वाला है। पूरे बटे पूरे नंबर आपके आएंगे। पवन कुमारी कैसी हैं आप? एस गोदारा कैसे हैं? मुकेश जी स्वागत आपका। चिड़कला कैसा है तू? एंड कनिका शर्मा, किरण कुमारी कैसी हैं आप? कोई दिक्कत नहीं, आवाज भी ठीक ठाक सुनाई दे रही।
पापा का चिड़कला और पापा की परी, बहुत सारा नाम हो गया था राजगढ़, कंफ्यूज हो जाए व्यक्ति। चलो, हाड़ौती का शेर भी आ गया है, और हाड़ौती का शेर नहीं है तो बब्बर शेर है। तो कैसे हो भाई बब्बर शेर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखो, स्कूल में क्या आवश्यकता है, स्कूल में विद्यालय जो होता है हमारा, उस विद्यालय के अंदर एक तो होता है अध्यापक और छात्र होते हैं। क्या होते हैं? छात्र छात्रा, छात्र छात्रा यानी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। अब अध्यापक बच्चों से चर्चा करता है और बच्चे अध्यापक से चर्चा करते हैं, यानी छात्र और अध्यापक के मध्य क्या होता है? संवाद होता है, संप्रेषण होता है। क्या होता है? संप्रेषण होता है। किसके मध्य होता है संप्रेषण? एक विद्यालय में अध्यापक और छात्रों के मध्य संप्रेषण होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है। तो हमारी सरकार ने सोचा, हमारे शिक्षा विभाग ने सोचा कि ये जो बच्चों के और अध्यापकों के मध्य जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए और प्रभावी कैसे किया जाए, जिससे कि अध्यापक बच्चों की बात को अच्छे तरीके से समझ पाए और बच्चे अध्यापक की बात को अच्छे तरीके से समझ पाए। इसीलिए एक अध्यापक जो होता है उसके लिए ये सूचना तकनीकी का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, जिसके जरिए कि वो अध्यापक बच्चों के साथ अच्छे से संवाद कर पाए, संप्रेषण कर पाए। क्योंकि संप्रेषण ही वो आधार है जिसके माध्यम से आपकी बात बच्चे समझेंगे। एक अध्यापक को बहुत अच्छा अपने विषय का ज्ञान है। एक अध्यापक को, मान लीजिए कोई अध्यापक है, मैं ही अध्यापक हूं और मुझे मेरे विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है, बट मैं जब कक्षा में जाता हूं तो मेरा बच्चों के साथ जो संवाद हो रहा है, मेरी बच्चों के साथ जो वार्तालाप हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ जो संप्रेषण हो रहा है, वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। मैं कक्षा में बहुत, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन बच्चों के वो बात नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं बच्चों के और मेरे जो संप्रेषण है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। अक्सर ऐसा कब होता है? जैसे कि मान लीजिए एक प्राइमरी कक्षा है, फर्स्ट कक्षा है, फर्स्ट कक्षा, पहली जो कक्षा है उसमें क्या किया गया, एक कॉलेज लेक्चरर को भेज दिया गया। एक कॉलेज लेक्चरर है, कोई जैसे हिस्ट्री का कॉलेज लेक्चरर है, और उसको कहा कि आप जाके नर्सरी क्लास में पढ़ाइए। अब कॉलेज लेक्चरर है तो उसे इतिहास का तो पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो नर्सरी क्लास में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, वो उन बच्चों के साथ संप्रेषण नहीं कर पाएगा, और चाहे वो कुछ भी पढ़ा दे वो बच्चों को नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन की दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे विद्यालयों के अंदर छात्र और अध्यापक के अंदर अच्छे से संप्रेषण हो। इसीलिए हमें यह कहा गया कि भैया अध्यापक आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ठीक है, तो इसीलिए अब हम जो है वो रीट मुख्य परीक्षा और ग्रेड सेकंड के अंदर इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। 10 नंबर का मुख्य परीक्षा में आपके आएगा। अब करते हैं क्या है ये टॉपिक। देखिए, मैंने पहले से आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं, तो बस आप केवल समझते जाइए, और इसकी PDF आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप जो है इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, संप्रेषण माध्यम के द्वारा सूचना एवं संप्रेषण माध्यम के द्वारा सूचना का प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह ICT का मुख्य उद्देश्य है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना माध्यमों के द्वारा अच्छे तरीके से क्या हो, संप्रेषण हो। यानी जो सूचना भेजी जा रही है वो सूचना बेहतर तरीके से पहुंचे, प्रभावी रूप से पहुंचे। इसीलिए जो है वो इसका प्रयोग किया गया, किसका? ICT का। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ICT का फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचना का प्रभावी रूप से स्थानांतरण या सूचना का प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह। यही उद्देश्य है किसका? ICT का।
अब देखिए, सूचना संप्रेषण का साधन कौन कौन सा हो सकता है? जैसे आप एक दूसरे को बोल के कोई बात कह सकते हो, सामने हो तो बोल के कह सकते हो कि अरे भाई कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, बोल के हमने बात कर ली। आप लिख के कह सकते हो, अगर दूर है तो आप टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, या अलग अलग माध्यमों से, जैसे रेडियो के माध्यम से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मन की बात करते हैं रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। तो इन सब माध्यमों से सूचना को क्या किया जा सकता है? संप्रेषित किया जा सकता है। इन माध्यमों के द्वारा सूचना का प्रवाह किया जा सकता है। तो किस तरीके से सूचना साधनों का विकास हुआ? तो लिखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूचना तकनीक की शुरुआत 1438 में गुटेनबर्ग, एक वैज्ञानिक हुए हैं गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के थे, और इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का, कौन सी प्रेस का? प्रिंटिंग प्रेस, जिसके द्वारा कोई बुक, कोई अखबार, कुछ भी छापा जा सके। प्रिंटिंग प्रेस के विकास के साथ जो है वो शुरुआत होती है सूचना प्रौद्योगिकी की, सूचना तकनीकी की। कब होती है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूचना तकनीकी या आईसीटी का प्रमुख पहला साधन कौन सा था, या शुरुआत कब से होती है? 1438 में गुटेनबर्ग जर्मनी के थे, और इन्होंने क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इस देखो, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, वैसे ही अखबार छपने शुरू हो गए, पत्रिकाएं छपनी शुरू हो गई, किताबें छपनी शुरू हो गई, और हम अपने मन के भाव उन पत्रिकाओं में, उन किताबों में छाप कर लोगों तक पहुंचाने लगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 1837 के अंदर अमेरिका के मोर्स द्वारा टेलीग्राफ का प्रयोग किया गया। टेलीग्राम नहीं है, याद रखना, टेलीग्राफ। पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना भेजने के लिए टेलीग्राफ का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग किया जाता था टेलीग्राफ, कि टेलीग्राफ आया है ना, आपने नाम सुना होगा। इसके बाद देखिएगा 1876 के अंदर जो है वो स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक हुए। वो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक कौन हुए? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार किया, और ये जो था वो सूचना संप्रेषण में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। जैसे ही टेलीफोन का आविष्कार होता है 1876 में, हम अपने विचारों को और बेहतर तरीके से जो है वो आदान प्रदान करने लगे। मुझे याद है सन 2002, 3, 4, 5, 6, 7 की बात है। उस टाइम हमारे जहां रहता था, किसी के घर में फोन नहीं होता था, यानी लगभग 2005, 4-5 तक तो हमने कभी टेलीफोन देखा नहीं था। और हमारे घर में कोई थोड़ा ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति था, उसने अपने घर में टेलीफोन लगाया था, और टेलीफोन के जो डायल होते थे ना, नंबर होते थे, जहां पर जैसे ये टेलीफोन होता था ऐसा, और यहां पर इसका रिसीवर होता था, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिखे होते थे, 0 लिखा होता था। एक वो चक्री वाला होता था, जिसमें चक्री घुमानी पड़ती थी। तो इस टेलीफोन के ऊपर एक लॉक लगा देते थे। वो ऐसे वाला लॉक नहीं, आज जो आप अपने फोन में लगाते हो पिन वाला या फिंगरप्रिंट लॉक वाला नहीं, जो ताला आता ना, छोटा ताला, एक डब्बी आती थी प्लास्टिक की, उसको गम की सहायता से उसके ऊपर चिपका दिया जाता था, और उसके ऊपर एक छोटा सा ताला, छुटकू ताला जड़ दिया जाता था, जिससे आप फोन उठा तो सकते हो लेकिन किसी को मिला नहीं सकते हो। तो हम बड़े उत्सुक होते थे कि यार फोन कोई एक बार दिखा दे, क्योंकि दिमाग में ये होता था कि फोन से बात होती है, लेकिन समझ में नहीं आता था होती कैसे है, कैसे तार के माध्यम से हमारी आवाज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, कैसे उसकी बात सुनती है। अच्छा, कभी कभार ऐसे बहुत संयोग बस अगर टेलीफोन सामने दिख जाता था ना, तो बड़े खुश होते थे। ताला जड़ा होता था, भगवान से दुआ करते थे ताला खुल जाए, किसी से बात कर लें। याद है आपको? ऐसे दिन थे। और आज बच्चे के पास फोन है। आपके घर में जो बच्चा है ना, उसके पास भी फोन है, वो भी वीडियो कॉल करता है अपने नाना को, नानी को, मामा को, मामी को, मौसा को। करता है कि नहीं करता? लेकिन वो भी एक समय था। लेकिन ये जो टेलीफोन का आविष्कार था, इसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। किसमें? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो टेलीफोन का आविष्कार था, इसने बड़ा योगदान किया।
इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, ये बातें ऐसे नहीं लिखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोन का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, कब किया, तो आप बता सकते हैं ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया, 1837 में मॉर्स ने। इसके बाद 1895 में मार्कोनी, इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। किसने? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। यह भी सूचना तकनीकी के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। रेडियो के माध्यम से प्रसारण होता था। 2000 के अंदर जो लगभग 2002-3 में जो वर्ल्ड कप के मैच होते थे, हम रेडियो में कमेंट्री सुनते थे, टीवी नहीं था उस टाइम हमारे। इसके बाद 1925 में बेयर्ड एक वैज्ञानिक थे, बेयर्ड नाम के, बेयर्ड ने स्कॉटलैंड के थे ये, और उन्होंने टीवी का आविष्कार किया। और टीवी का आविष्कार होने के बाद तो पता नहीं क्या हो गया, एक ऐसा परिवर्तन आया कि हम घर बैठे ही विश्व के किसी भी देश के खबर सुन सकते हैं, दूरदर्शन देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये टीवी भी एक महत्वपूर्ण था। 1925 में बेयर्ड स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने किया। 1957 में रूस नाम था यहां पर, है ना, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रूस। में रूस के द्वारा 1957 में क्या हुआ, रूस जो देश था इसने प्रथम संचार उपग्रह का प्रक्षेपण कर दिया, और इसका नाम था स्पुतनिक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूचना तकनीक में प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, तो प्रथम संचार उपग्रह जो था वो कौन सा था, स्पुतनिक था। किसने छोड़ा था, ये छोड़ा था रूस ने। किसने? रूस ने। प्रथम संचार उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया, रूस ने किया था। कब किया था? 1957 में। इसके बाद 1960 में अमेरिका के द्वारा पहली बार शैक्षणिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शैक्षणिक तकनीकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो क्या बात है भाई, बावड़ा आ गया क्या पेन, मैंगो। सूचना तकनीकी शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सूचना तकनीकी शब्द था ना, ये जो सूचना तकनीकी शब्द था, इसका पहली बार प्रयोग किसने किया? तो अमेरिका ने 1960 में इस शब्द का पहली बार जो है वो क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए 1964 में लुमसेडन नामक एक शिक्षा विद्वान हुए। 1964 में लुमसेडन नामक एक शिक्षा विद्वान हुए जिन्होंने शैक्षणिक तकनीकों को 3 भागों में विभाजित किया। जो शैक्षणिक तकनीक थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया। किसने? लुमसेडन ने। यह नाम याद रखना, लुमसेडन 1964। और इन्होंने क्या कहा कि जो ये शैक्षणिक तकनीक है ये 3 भागों में डिवाइड की जा सकती है। शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट, शैक्षणिक तकनीक सेकंड और शैक्षणिक तकनीक थर्ड। तो शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट है उसमें आता है कठोर शिल्प उपागम या हार्डवेयर उपागम। तो शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट है इसमें कठोर शिल्प उपागम आता है। जो शैक्षणिक तकनीक सेकंड है इसमें कोमल शिल्प आता है, और जो शैक्षणिक तकनीक थर्ड है इसमें प्रणाली उपागम आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा कठोर शिल्प उपागम का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा कठोर शिल्प उपागम का उदाहरण नहीं है, या निम्न में से कौन सा कठोर शिल्प उपागम का उदाहरण है, या फिर सॉफ्टवेयर नाम कम ही आता है। जनरली पूछा यही जाता है कि कठोर शिल्प उपागम का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो आपको अगर पता होगा, अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा तो आप बता पाएंगे। देखिए कठोर शिल्प उपागम में क्या आता है? कठोर, ये जो पेन है ये क्या है? कठोर है। कठोर है, ये कठोर यानी सख्त है। ये माउस भी कठोर है ना। तो ऐसे शैक्षिक उपकरण, ऐसी शिक्षा सहायक सामग्री
जो कठोर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर नाम का उपयोग किया जाता है, तो हार्डवेयर हार्डवेयर अर्थात जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, ये सब किस में आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। और इसी प्रकार जो शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट है, उसमें ऐसे जितने भी साधन हैं जो कि हार्डवेयर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो आइए थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं कठोर शिल्प उपागम की। इसकी चर्चा करते हैं, कठोर शिल्प उपागम की अपन जो विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो नोट्स वहीं से लिख लेना आप, और चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हो। शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट के अंदर जो है वो कठोर शिल्प उपागम आता है, और इसमें यह कहा गया है कि कठोर शिल्प उपागम आता है तो इसमें क्या किया गया था? मशीनों का प्रयोग किया गया। यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लास में बच्चों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए, बेहतर संप्रेषण करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? मशीनों का प्रयोग किया गया। जैसे मैं कक्षा शायद 7 में था, तो कक्षा 7 में था तो हमारे गुरुजी हमें पहली बार जो है ना, क्या दिखाने के लिए लेके गए थे? हमारे वो कोई ऐसे मूवी दिखाई थी हमें, और जब मैं बीएसटीसी कर रहा था तब भी हमें बॉर्डर जैसी मूवी दिखाई गई थी। बॉर्डर, एक तो बॉर्डर मूवी दिखाई गई थी मुझे याद है, और कुछ जो है वो शिक्षा से जुड़ी हुई छोटी छोटी क्लिप भी हमें दिखाते थे हमारे कॉलेज के अंदर, बीएड बीएसटीसी में। और आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल जो स्कूल है वहां पर स्मार्ट क्लासें हैं, इसी तरीके का बोर्ड होता है और स्मार्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाया जाता है। कै कबूतर, तो कबूतर और कबूतर कै दोनों की क्या है पिक्चर आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो, लिंगवा फोन, ये सब क्या है? ये सब मशीनें हैं जिनका किसमें प्रयोग किया जाता है? शिक्षण में किया जाता है, कठोर शिल्प उपागम में। बिल्कुल नगेंद्र जी, 3 दिन लगेंगे। आज पहला दिन है, कल और परसों सोमवार को ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, और रात को 9 बजे ये टॉपिक करेंगे, फिर ही दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। एक्चुअली हमने जो है वो बीच में शुरुआत किया था, राजस्थान का राजवंश भी शुरू किया था, लेकिन वो भी क्लास हो नहीं पाई है। और क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस तो है, लेकिन रीट का मुख्य परीक्षा का सिलेबस आया नहीं है, और एक ही तैयारी करवाएंगे, या तो अपन सेकंड ग्रेड की तैयारी कराएंगे या फिर रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो इन चीजों में मैं उलझा पड़ा हूं कि कौन सा शुरू करें। अब रीट की मुख्य परीक्षा का डिटेल सिलेबस मेरे पास है नहीं, और मेरे पास क्या, राजस्थान में किसी के पास भी डिटेल सिलेबस नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि मेरे पास डिटेल सिलेबस है तो वो उल्लू बना रहा है केवल, बाकी किसी के पास नहीं है। सरकार तय कर रही है, तो जैसे ही ये सिलेबस तय हो जाता है वैसे ही हम जो है वो करेंगे। राजस्थान के राजवंश की क्लास फिर से शुरू करेंगे, और भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन का समय और दीजिए, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम, इसमें शिक्षण में मशीनों का प्रयोग के बारे में बात कही गई है। बालक की सीखने की जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रिय, बालक सीखने में, यहां लिखो सीखने में, बालक की सीखने में जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, सीखना उतना ही ज्यादा स्थायी और प्रभावशाली होगा। ये जो कठोर शिल्प उपागम है, ये क्या कहता है कि देखिए, कोई बालक को, अगर हम कुछ बालकों को सिखा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रिया एक्टिव होगी, जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रिया एक्टिव होगी, जैसे आप रात को 11 बजे पढ़ रहे हैं, अगर आप सहस्वर वाचन करके पढ़ते हैं तो आपको नींद कम आएगी। अगर आप मौन वाचन करके पढ़ते हैं तो रात को 11 बजे के बाद नींद आ जाएगी, क्योंकि आप मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन करेंगे तो आपके हाथ नहीं हिलेंगे, पैर नहीं हिलेंगे, मुंह नहीं हिलेगा, केवल और केवल एक ज्ञानेंद्री काम करेगी। वो कौन सी होगी? आंख। और जब एक ज्ञानेंद्री काम करेगी तो आपको थोड़ी देर बाद में उबासी आनी शुरू हो जाएगी, और फिर 2-4 मिनट के बाद मैं कहूँगा यार दिन के 4 बजे उठ के पढ़ाऊंगा, अब तो मैं सो जाऊंगा, नींद आने लगी। अगर आपको नींद आने लगे, आप खड़े होकर ऐसे थोड़ी वॉक करना शुरू कर दो, वॉक करना शुरू कर दो, किताब हाथ में ले लो, थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ना शुरू कर दो। इतना जोर से भी मत बोलना कि आपके घर वालों की नींद खराब हो जाए, लेकिन इतना कि आपके रूम में ही सुने। तो आप धीरे धीरे जो है वो ऐसे बोल बोल के पढ़ना, और थोड़ा सा चलना।
जिससे आपका शरीर ज्यादा एक्टिव होगा, और जितना ज्यादा शरीर एक्टिव रहेगा उतना ही ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान में कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, तो 3 ज्ञानेंद्रियां साथ में काम कर रही है, तो वो ज्यादा सीखेगा दूसरे बच्चे के मुकाबले में। तो जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां सीखने में एक्टिव रहेगी, हमारा ज्ञान उतना ही स्थायी और प्रभावशाली होगा। ये शिल्प कठोर उपागम जो है वो कहता है। और इस उपागम को दृश्य सर्वे उपागम भी कहा जाता है, क्योंकि इस कठोर शिल्प उपागम में दृश्य सर्वे सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। यानी दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री और दृश्य सर्वे सामग्री तीनों का इसमें जो है वो क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसीलिए ये जो कठोर शिल्प उपागम है वो शिक्षा के लिए ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें जो सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे रेडियो, चलचित्र, टीवी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये सारे जो उपकरण हैं, ये सारी जो सहायक सामग्रियां हैं, ये किस में प्रयोग की जाती है, इस कठोर शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर में सूचना तकनीक फर्स्ट में प्रयोग की जाती है, या शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट में इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कठोर शिल्प उपागम की सहायक सामग्रियां निम्न में से कौन सी है, या कठोर शिल्प उपागम में कौन सी सहायक सामग्रियां प्रयोग की जाती है। ऑप्शन में होगा टेलीविजन, ऑप्शन में होगा प्रोजेक्टर, ऑप्शन में होगा कंप्यूटर, ऑप्शन में होगा उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि हमें कठोर शिल्प उपागम बताना है, तो इसमें सारे ही दृश्य सर्वे सामग्रियां आएगी, तो हम उपरोक्त सभी बताएंगे। इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक तकनीक सेकंड आती है, इसे कहते हैं कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में आप इस नाम को बहुत ज्यादा सुनते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर में तो क्या आ गया, कीबोर्ड, माउस, रैम, आपकी हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कैबिनेट, ये सब आ गए। और सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो वर्ड, है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये जो सारी एप्लीकेशंस होती है। जैसे ये एक फोन है, और इस फोन के अंदर जो है वो हार्डवेयर क्या है, ये आगे की स्क्रीन हार्डवेयर है, पीछे का हार्डवेयर है, इसमें कैमरा लगा हार्डवेयर है, बैटरी हार्डवेयर है, इसका प्रोसेसर हार्डवेयर है। और इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो इसका वर्जन, ये जो इसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है ना, ये इसमें जैसे एंड्रॉइड है, पहले कुछ और आता था, ये सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे और सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, इन्हें सॉफ्टवेयर कहेंगे हम। तो इसी प्रकार यहां पर भी शैक्षणिक तकनीक सेकंड के अंदर सॉफ्टवेयर की चर्चा जो है वो कही गई है। किसकी चर्चा की गई है, सॉफ्टवेयर की चर्चा की गई है। और इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा आपका, इस सॉफ्टवेयर में जैसे आपका आ जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांत दिए गए थे ना, सिद्धांत, उनका प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षणिक तकनीक, किस शैक्षणिक तकनीक में किया जाता है, तो जो कोमल शिल्प उपागम होता है, जो कोमल शिल्प उपागम होता है उसमें शैक्षणिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है ना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये क्या है, शैक्षणिक तकनीक है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, कोमल उपागम है, कोमल। इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम किसी बालक की कोई आदत छुटाना चाहते हैं, तो हम किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक बालक रोज विद्यालय में लेट आता है और हमें इसकी क्या छुटानी है, आदत छुटानी है, तो आप किस उपागम का प्रयोग करेंगे। आप कह देंगे कि मैं शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग करूंगा। बालक अगर रोज लेट आ रहा है तो मैं रोज उसको थोड़ा सा डांटूंगा, जिससे उसको वो दूसरे दिन जल्दी आएगा। या फिर आप उसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा भी कर सकते हैं कि अगर लेट आ रहा है तो उसको थोड़ा इसके कारण को जान सकते हैं आप, ठीक है। तो शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। जैसे एक माँ ये चाहती है कि उसका बेटा बिना रोए
क्योंकि छोटा बच्चा है उसका और वो रोज जब स्कूल जाता है तो रोता है। तो माँ ने सोचा कि ये बच्चा रोए ना तो क्या करे। माँ थी बीएड की हुई, माँ ने शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किया। माँ ने कहा बेटा जे तू रोज ना स्कूल जासी तो मैं तुझे 10 रुपये देसी हूँ, और तू स्कूल से आके बाद 10 रुपये की चीज खा ली या तेरे गल्ला में डाल दी। पहले क्या होती, माँ बुला देती टाबरा ने, एक माटी को गुल्लक आतो, माँ कहती बेटा तेने रोज ना 5 रुपये दूंगी, तू स्कूल जाई। बेटो खुश हो जाए तो बोले हाँ माँ ठीक है मैं जाती हूँ। तो ले 5 रुपये तू तेरे गुल्लक में डाल दे। अब वो बच्चों बेचारे वो गुल्लक में डालतो जातो लास्ट में गुल्लक भर जातो, तो मैंने तोड़ के फिर घर का सारा पिसा ना बर्थ लेता। आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए, आजकल के बच्चे कहते हैं मार्ट बट पिसा तो लेंगे लेकिन चॉकलेट अब भी ले आऊंगा। और फिर वो डेयरी मिल्क चॉकलेट लाते हैं, स्कूल जाते हैं। ये क्या है, तरीका है। अब 1 2 3 4 5 6 दिन बच्चा ऐसे चॉकलेट लेके स्कूल जाता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है स्कूल जाने की। और ये क्या हो गया, वांछित परिवर्तन हो गया व्यवहार में। किसके माध्यम से हुआ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से हुआ। ठीक है, आ गया समझ में। कठोर और शिल्प उपागम, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है ये कोमल उपागम जो है, सॉफ्टवेयर वाला जो भाग है ना, जो सॉफ्टवेयर वाला भाग है, इसके भी 3 जो है वो क्या है, आयाम है। इसके क्या है, 3 जो है वो क्या है, पक्ष हैं। कौन कौन से 3 आयाम है इसके देखिएगा। एक तो इसका पहला आयाम जो हो गया वो कौन सा हो गया, पहला हो गया इनपुट। एक इसमें इनपुट होता है, एक फिर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट निकलता है। इनपुट में क्या दिया जाता है, इसमें निर्देश दिए जाते हैं बालक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर। बालक में फिर वो प्रोसेस होता है और उससे बालक में आउटपुट निकलता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग किसने किया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस उपागम का प्रतिपादन जो किया था वो बीएफ स्किनर ने किया था, याद रखना। कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग किसने किया, प्रतिपादन किया था किसने, व्यवहार में वांछित परिवर्तन का प्रयोग किया था स्किनर ने। इसके बाद तीसरा उपागम आता है आपका शैक्षणिक तकनीक थर्ड, यह है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम में क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसके बीच का तकनीक आता है। ये जो शैक्षणिक तकनीक थर्ड है, इसमें क्या आता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बीच की कड़ी है। ये इस पर कर रहे थे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका जो सबसे प्रमुख पार्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीटी का जो प्रमुख पार्ट है वो क्या है, प्रमुख जो इसका भाग है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रमुख जो भाग है वो है कंप्यूटर, क्योंकि ये इसी कंप्यूटर के इर्द गिर्द तो बनी होती है। तो देखिएगा क्या कहा गया है कि कंप्यूटर सहायक उप अधिगम। कंप्यूटर सहायक अधिगम क्या होता है, कंप्यूटर की सहायता से लर्निंग करना। कंप्यूटर की सहायता से, जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी कंप्यूटर की सहायता से ही आप पढ़ रहे हैं। हालांकि वो कंप्यूटर आपके पास, आपका फोन है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, कैमरा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग इनपुट और आउटपुट डिवाइस जुड़ गए हैं। और इन सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जो एक निकल के आ रहा है वो क्या है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, अर्थात कंप्यूटर की सहायता से लर्निंग हो रही है। फिर 2019 और 20 में कोरोना का काल रहा था विद्वान साथियों, तो आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है वो बंद हो गया था, बच्चों का अध्ययन रुक गया था, बड़ों का अध्ययन रुक गया था, सारे जो डिजिटल कार्य होते थे, बैंक बंद हो गए थे, बड़े बड़े ऑफिस बंद हो गए थे। उस समय इस कंप्यूटर एडेड लर्निंग ने या इस आईसीटी ने जो है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर वाला काम किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास हुआ, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने का विकास हुआ, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेजी शिक्षा हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, ऐसे बहुत सारे चीजों में जो है वो इसका क्या होता है, विकास होता है। तो कंप्यूटर की सहायता से अधिगम, अभी जो आप कर रहे हो वो भी क्या है, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम ही है। तो देखिएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग की चर्चा करते हैं, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, CAL। कंप्यूटर सहायक अधिगम शिक्षा का एक प्रकार है। कंप्यूटर सहायक अधिगम शिक्षा का एक प्रकार है
जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट विषय में इंटरेक्टिव निर्देश प्रदान करना। थोड़ी सी सुलेख सुंदर नहीं है क्योंकि एक दूसरे सॉफ्टवेयर में हमने लिखा था पहले, इसलिए हो सकता है कि आपको सुंदर ना दिखाई दे, लेकिन आप नोट्स बना ले इस डाटा का, क्योंकि अगर आपके पास रजिस्टर में लिखा होगा तो वो ज्यादा काम आएगा आपका। क्या कहा गया है कि कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर की सहायता से पढ़ना लर्निंग का ही एक पार्ट है। जैसे हम पहले बोर्ड पे पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पर, फिर व्हाइट बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया, अब डिजिटल बोर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो कंप्यूटर की सहायता से सीखना भी क्या है, शिक्षा का एक प्रकार है। और इस कंप्यूटर की सहायता से जो शिक्षण है उसे और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। इसीलिए जो पैनल लगा होता है ना, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरेक्टिव पैनल कहते हैं। इस व्हाइट बोर्ड को क्या कहा जाता है, इंटरेक्टिव पैनल। इंटरेक्टिव अर्थात इस पैनल की सहायता से जो शिक्षण है उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, उसको और ज्यादा रुचिकर बनाया जा सकता है। यानी छात्र और अध्यापक के मध्य जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके अंदर ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये और ज्यादा बेहतरीन जो है वो दोनों के मध्य कम्युनिकेशन जो है बना सकता है। इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, ये जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है इसे इंटरेक्टिव निर्देशन प्रदान करने का भी एक प्रोसेस कहा जाता है। इस कंप्यूटर एडेड लर्निंग की विशेषता क्या है, देखिएगा, व्यक्तिगत शिक्षण किया जा सकता है। आप पहले ऑफलाइन पढ़ते थे कॉलेज के स्कूल के अंदर, या फिर जब मुझे याद है 2013 में मैं कोचिंग में गया था तो हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग होती थी, उस टाइम ऑनलाइन का कोई नाम ही नहीं होता था। तो क्या होता था कि ऑफलाइन में क्या होता था, गुरुजी आते थे, जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप पढ़ा रहे हैं और गुरुजी ने पढ़ा दिया और आपको अगर समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। हालांकि खड़े होकर पूछने का ऑप्शन होता था, लेकिन वो तो इन क्लास होता था। मान लीजिए कि आप मैथ की क्लास में है, कोई क्वेश्चन आपको कक्षा में तो ऐसा लगा कि समझ में आ गया है, बट जब आपने घर पे जाके देखा तो आपको लगा कि यार ये तो मेरे पूरा समझ में नहीं आया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया, जब से कंप्यूटर एडेड अधिगम प्रारंभ हुआ, अब मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, इसी क्लास में पढ़ रहे हो, ये क्लास आपने अब ले ली, लेकिन आपको 10 दिन बाद लगा कि यार गुरुजी उस क्लास में समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, वापस जाके इस क्लास को देख सकते हो। यानी कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग से शिक्षण क्रिया जो है वो की जाती है, और ये जो शिक्षण है ये व्यक्तिगत हो गया है। कोई व्यक्ति अगर प्रखर बुद्धि है तो वो तेज तेज करके सेशन देख सकता है, यानी एक बार में उसको समझ में आ जाएगा, दूसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जैसा अगर कोई कमजोर बच्चा है, उसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, मैं अपने सेशन को 4 बार देख लूंगा, ये व्यक्तिगत हो गया। मैं अपने सेशन को 4 बार देख लूंगा। ठीक है। दूसरा, छात्र अपनी गति से, गति शब्द था यहां पर, छात्र अपनी गति से, आज थोड़ा सुलेख सुंदर नहीं, मुझे पता नहीं था कि ऐसा लिखा जाएगा, यानी जब मैंने लिखा था तब तो बड़ा सुंदर था, लेकिन इस बोर्ड पे ये थोड़ा सा क्या है, सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है। छात्र अपनी गति से, यानी छात्र अपनी गति से, मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा ऐसा है जो तेज गति से सीखता है, तो जैसी छात्र की क्षमता है, जैसी बच्चे की क्षमता है, वह बच्चा उस क्षमता के अनुसार क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। इसको जो प्रखर बुद्धि है वो एक बार में ही सेशन को समझ सकता है, तो थोड़ा बच्चा वीक है, कमजोर है, मंद बुद्धि है, वो क्या कर सकता है, उस सेशन को बार 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 देखकर क्या कर सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर एडेड जो लर्निंग है उसके फायदे क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है कि एक साथ बड़ी संख्या में शिक्षा या शिक्षण किया जा सकता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे जो एक क्षेत्र विशेष में, जैसे जयपुर की जो कोचिंग थी वो जयपुर में प्रसिद्ध थी, जोधपुर की जो कोचिंग थी वो जोधपुर में प्रसिद्ध थी, लेकिन जोधपुर से बाहर उसका जो है वो कोई भी ब्रांच नहीं था। अगर मुझे कोचिंग करनी है तो या तो मैं जोधपुर जाऊं, एक ही ऑप्शन होता था मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं होता था।
और जो टीचर्स थे उनके पास भी क्या होता था कि एक लिमिटेड छात्र होते थे। जैसे मान लीजिए किसी बैच में 500 बच्चे हैं तो बस वो 500 बच्चों तक की पहुंच है। आप याद करिए कि 2018 या 2019 से पहले आप कितने टीचर्स को जानते थे, बहुत ज्यादा। और टीचर प्रसिद्ध कहां थे? लॉकडाउन के अंदर जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई तब से नई नई प्रतिभाएं टीचर्स के रूप में निकल के सामने आई। बहुत सारे टीचरों का बहुत तेज गति से विकास हुआ क्योंकि उनकी पहुंच बढ़ी। जहां वो केवल 500 या 1000 बच्चों को कक्षा में पढ़ाते थे, आज वो लाखों बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं। अभी 93 बच्चे इस क्लास में लाइव है और YouTube में ऐसी ऐसी क्लासें हैं जहां 1,00,000 2,00,000 बच्चे भी लाइव होते हैं। तो ये 93 बच्चे जो अब इस क्लास में लाइव है, यही अगर फिजिकल क्लास में होते हैं ना तो यार गुरुजी 100 टाबड़ा मायने के समझ में वो मारे गए। लेकिन अब आप अपने अपने घर पे बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस क्लास में 9 बच्चे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, 900 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और अगर 9,000 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 9 लाख है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग के माध्यम से एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों को क्या करवाया जा सकता है? शिक्षण करवाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, छात्रों में एकाग्रता और रुचि बढ़ाने में यह सहायक होता है। अगर मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चित्तौड़ का किला पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को चित्तौड़ दुर्ग पढ़ा रहे हैं। एक तो आप चित्तौड़ दुर्ग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं सीधे ही, दूसरा आप चित्तौड़ दुर्ग को पढ़ा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। जब आप चित्तौड़ दुर्ग की बात करते हैं तो आपका यहां पर वीडियो चलता है, तो सोचिए कि कितना और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इससे क्या होगी, जो सामने वाले बच्चे होते हैं उनकी रुचि पढ़ने में बढ़ती है। जब उनको पिक्चर दिखती है, जब उनको वीडियोस दिखते हैं, जब उनको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं जिनसे उनकी रुचि बढ़ती है। तो यह जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, इसने बच्चों में रुचि बढ़ाई, प्लस पढ़ाई में उनकी एकाग्रता को बढ़ाया, उनके ध्यान को केंद्रित जो है किया। एक अध्यापक के एक छात्र अध्यापक यानी छात्र और अध्यापक के मध्य इंटरेक्टिव लर्निंग पूल बन गया है। क्या बन गया? ये जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है या कंप्यूटर है, ये क्या बन गया? एक छात्र और अध्यापक के मध्य इंटरेक्टिव लर्निंग पूल बन गया। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सक्रिय अभिगम को इसे बढ़ावा मिला। कंप्यूटर एडेड लर्निंग से छात्र भी सक्रिय रहने लगे और अध्यापक भी सक्रिय रहने लगे, यानी सक्रिय अभिगम जो है इसमें और बढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीमीडिया सहायक सामग्री द्वारा विषय को प्रभावी ढंग से समझाया जाने लगा। आज मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि जैसलमेर के अंदर कुलदरा है, और कोई बच्चा कहते गुरुजी मैंने ध्यान को नहीं कुलदरा के मन तो थे, ढंग से समझाओ। आप क्या करोगे? सीधा गूगल मैप खोलोगे। गूगल मैप खोला, गूगल मैप में गूगल अर्थ खोला, गूगल अर्थ में जाके आपने लिखा कुलधरा जैसलमेर, आपको पूरा का पूरा कुलधरा के अंदर जाके आप पढ़ा सकते हो कि देखो ये कुलधरा की टूटी हुई दीवारें हैं, ये इसके जाने का रास्ता है, ये आने का रास्ता है। आपको पढ़ाना है कि नक्की झील जिसे देवता ने अपने नाखूनों से खोदा, और जब पूछा जाता है कि नक्की झील कहां है तो आप अगर सीधे सिरोही माउंट आबू भर के नक्की झील भरोगे तो वहां नक्की झील दिखाई देगी। वहां बाबा का भांकरा, प्यारी, टोडरोक, नंदरोक, है ना, ये जितने भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब आपको दिखाई देगी। देगी कि नहीं देगी? इससे क्या होगा? इससे जो शिक्षण है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, प्रभावी बनेगा। भाई जितना ज्यादा बच्चे का मन लगेगा पढ़ने में, उतना ही ज्यादा शिक्षण जो होगा वो क्या होगा? प्रभावी होगा। शिक्षकों के काम का बोझ भी कम होगा। अब पहले बेचारा शिक्षक सुबह से लेकर शाम तक रिश्ता था। आज क्या है, एक बार गुरुजी ने वीडियो बना दिया, उस वीडियो को नेट पे डाल दिया। अब बच्चों को चाहे जितनी बार हो समझो, जितनी बार हो वो देखो, कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को इससे सहायता मिली और शिक्षक के काम का बोझ थोड़ा सा कम हुआ। अब देखिए, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी का सबसे मुख्य उपकरण क्या है? कंप्यूटर है।
सबसे मुख्य उपकरण क्या है इसका? कंप्यूटर है, क्योंकि सारा जो प्रोग्राम होता है या सारा जो आधार होता है वो कंप्यूटर ही होता है। इसमें जो शिक्षण होता है वो कंप्यूटर की सहायता से ही होता है, ठीक है। और कंप्यूटर की शुरुआत होती है 1945 में। कंप्यूटर की शुरुआत कब होती है? 1945 में होती है। कंप्यूटर में शिक्षण की तीनों तकनीकें, है ना, अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी ना कि शिक्षण की 3 तकनीकें हैं, शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट, शैक्षणिक तकनीक सेकंड और शैक्षणिक तकनीक थर्ड। शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा कोमल उपागम, जिसमें हमने कठोर उपागम, जिसमें हमने हार्डवेयर पढ़ा। दूसरा तकनीक पढ़ा हमने शैक्षणिक तकनीक सेकंड कोमल उपागम सॉफ्टवेयर, और तीसरा उपागम प्रणाली। तो इन तीनों प्रणालियों को संयुक्त रूप से किसमें पढ़ते हैं हम? इसमें पढ़ते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। यानी कंप्यूटर शिक्षण में जो शैक्षणिक तकनीकी है इसके तीनों पार्ट शामिल हो जाते हैं, इसमें हार्डवेयर भी आ जाते हैं। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट जो है वो कंप्यूटर के पार्ट है। बिल्कुल कंप्यूटर के भी पार्ट है ये, और ये जो है वो कोमल उपागम के भी पार्ट है, सॉफ्टवेयर के भी पार्ट है। सॉफ्टवेयर में भी आपको इनपुट देना पड़ता है, फिर उसमें प्रोसेस होता है और फिर उसका आउटपुट निकलता है। तो ये जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम है, ये तीनों कंप्यूटर आधारित शिक्षण में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। शिक्षण में इसमें क्या होता है? तीनों का समावेश होता है, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर की विशेषता क्या है। देखो जब से कंप्यूटर आया तब से एक बहुत बड़ा क्रांति आया, किसमें? चाहे शिक्षा के मामले में हो, बैंकिंग के मामले में हो, व्यवसाय के मामले में हो, सब में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आ गई। मुझे याद है 2012-13 में फॉर्म भरने के लिए हमें ई मित्र पे जाना पड़ता था, और ई मित्र भी एक आधे ही होते थे गांव में, शहर में एक आधे ई मित्र होते थे। आज आप अपना फॉर्म घर पे भर सकते हो, आज गली गली में ई मित्र बने हुए हैं। आपको पहले आधार कार्ड, मुझे याद है मैं जब 2012-13 में आधार कार्ड बनाता था, तो ये आधार कार्ड नहीं था उस समय था वो एक तो होता था जाति पहचान, जाति प्रमाण पत्र, एक होता था मूल निवास और एक होता था वोटर आईडी। तो मुझे याद है कि जो जाति प्रमाण पत्र होता था उसकी 6 महीने ही वैधता होती थी, और हमें हर 6 महीने से वो नया बनाना पड़ता था। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता था कि पहले फॉर्म लाओ, फिर उसको भरो, फिर जो है वो पुरानी वोटर लिस्ट निकालो, फिर जो है वो कोई 2 गेजेटेड अधिकारी के उस पर अटेस्टेड करवाओ। ऐसे करके 10-15 दिन हमें घूमना पड़ता था, फिर तहसीलदार के पास जाना पड़ता था, फिर तहसीलदार वो डॉक्यूमेंट कुछ समय अपने पास रखता था, उनको वेरीफाई करता था, फिर वो बुलाता था, फिर वो मोहर लगाता था, तब जाके वो क्या बनता था? जाति प्रमाण पत्र बनता था। आजकल क्या है, आप सीधे ई मित्र पे गए, अपने डॉक्यूमेंट दिए, और वहीं आपको उसी ई मित्र पर आपको क्या मिल जाता है? सारा का सारा डाटा मिल जाता है। चाहे मूल निवास बनाना हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको दिक्कत नहीं आती है। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ है? कंप्यूटर के कारण संभव हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर की गति तेज होती है काम करने की। कंप्यूटर जैसे मेरा जो लैपटॉप है ये 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, मैं बंद ही नहीं करता हूं कभी। रात को भी चलता ही रहता है, ये उसको स्लीप मोड पे छोड़ के चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी गति तेज है, ये प्रोसेसिंग बहुत तेज गति से कर देता है। इसकी शुद्धता है, इसमें जो भी आप डाटा फीड करोगे और जो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा क्या होता है? शुद्ध होता है, प्रामाणिक होता है। एरर की संभावना ना के बराबर होती है। इसके बाद अधिक मेमोरी होती है, आप बहुत सारा डाटा अपना सेव कर सकते हैं एक अपने कंप्यूटर में। यह कंप्यूटर की विशेषता है। बेसिकली अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, एक तरीके से कंप्यूटर ही पढ़ेंगे हम। आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे अब आगे, क्योंकि यही है इसमें आगे। इसके अलावा इसमें बहुरूपता है, आप एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे आप आजकल एक नाम सुनते हो कि आप ये फोन खरीदो, इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप। ये मल्टीटास्किंग है बहुरूपता, यानी एक समय में आप एक से ज्यादा काम कर सकते हो। यानी आप
गाने भी सुन रहे हो साथ में टाइपिंग भी कर रहे हो, दो दो तीन तीन चार चार काम एक साथ कर सकते हो। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग करना। इसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग करना जो है वो कहते हैं। और निर्णय लेने की इसकी क्षमता होती है। जो भी कोई व्यक्ति इसमें इनपुट देगा, उस इनपुट के आधार पर ये क्या देगा? आउटपुट निकाल के देगा। ये होता है कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं। कंप्यूटर की परिभाषा देख लेते हैं। बेसिक सी परिभाषा है, हमसे तो कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। बेसिक सी परिभाषा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय व तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि तार्किक और गणितीय दोनों प्रकार की क्या कर सकता है? गणना कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा डाटा अथवा आंकड़ों के समूह को सूचना में परिवर्तित किया जाता है तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो है वो कहलाती है। कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारे डाटा दिए, आपने हिंदी के नंबर डाले, आपने इंग्लिश के नंबर डाले, मैथ के डाले, साइंस के डाले, सोशल साइंस के डाले, आपने तो अलग अलग नंबर डाले, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा? आपका ओवरऑल रिजल्ट निकाल के दे देगा कि तुम्हारा टोटल इतने नंबर का पेपर हुआ सब विषयों को मिलाकर, और इसमें से आपके इतने नंबर आए हैं। ठीक है, तो यह भी क्या है? कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? आप डाटा डालकर उससे कुछ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के भाग तीन। मुख्यतः कंप्यूटर के अंदर कितनी यूनिट होती है? आपने देखे होंगे आजकल तो बहुत स्मार्ट कंप्यूटर बन गए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें दिखाया जाता था ऐसे कि एक जो है कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसके पास एक मॉनिटर होता है, उसके नीचे कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है ना? हमें ऐसे पढ़ाया जाता था। लेकिन आप सब जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर एक तो होता है सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर एक इनपुट होता है, यानी इनपुट डिवाइस होते हैं कुछ, जिनसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को हम आदेश देते हैं। फिर उन आदेशों के ऊपर कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और फिर इससे एक आउटपुट निकल के आता है, अर्थात परिणाम निकल के आता है। और इसी बीच कंप्यूटर के अंदर जो सारा कार्य होता है वो इसी सीपीयू के माध्यम से होता है। और सीपीयू की कुछ मेमोरी होती है। मेमोरी उसकी तीन प्रकार की मेमोरी होती है, रैम, रोम और कैश मेमोरी, है ना? आगे पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में हम। एंड इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट में माउस, कीबोर्ड, जोयस्टिक, स्कैनर, कैमरा, टच पैड, पेन, बारकोड रीडर, ये सब इनपुट में आते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अभी मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि पीछे के पेपरों में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैं आपको पेपर के नाम सहित वो क्वेश्चन करवाऊंगा। कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ऑलमोस्ट कल ये टॉपिक हम पूरा करेंगे, तो परसों मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपने अगर कोई भी बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आप बता सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, शिक्षा में कंप्यूटर का क्या योगदान है ना? इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टारगेट बना के चलना है। रीट मुख्य परीक्षा में हमें इस टॉपिक से 10/10 नंबर कवर करने हैं। इस टॉपिक से हमें 10/10 क्वेश्चन क्या करने हैं? कवर करने ही हैं, ताकि यानी 10 में से 10 नंबर हमारे आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आउटपुट की बात करते हैं तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोसेसर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट है। प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। इसके बाद देखिए इनपुट डिवाइस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो कीबोर्ड आता है। अब यहां से मैंने क्या है कि वैसे तो अगर आप किसी गाइड में पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे, तो इनपुट में बहुत सारी चीजें लिख रखी है कीबोर्ड में, लेकिन मैं आपको मुख्य बात बता रहा हूं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। भाई क्या पूछा जा सकता है? किसी कीबोर्ड में कितनी की होती है? तो 104 से लेकर और 120 तक की हो सकती है किसी कीबोर्ड में, यानी मिनिमम 104 होगी और मैक्सिमम 120 हो सकती है। आजकल और भी ज्यादा आने लगी है, मल्टीमीडिया की के अलावा भी गेम वगैरह की आने लगी है
है ना। तो बहुत सारी की होती है, लेकिन बेसिकली 104 से 120 तक की जो है वो इसमें रहती है। एंड F1 से लेकर और F12 तक ये फंक्शन की होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस अर्थात कीबोर्ड में जो F1 से F12 तक की होती है वो कहलाती है। इसी महीने में आंसर की आ जाएगी, इसी महीने के अंत तक शायद रिजल्ट भी आ जाए, वरना अगले महीने तो आना ही आना है। बट टारगेट है कि इसी महीने आ जाए, इसी महीने के अंत तक आपका रिजल्ट ही आ जाएगा, और आंसर की तो अगले शायद 10 एक दिन में आ जाएगी। अभी जो हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं वो QWERTY कीबोर्ड है। याद है आपको, फोन में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर नीचे 0 इस तरीके का कीबोर्ड आता था। फिर एक ब्लैकबेरी नामक कंपनी थी, उसने एक फोन निकाले थे जिसमें QWERTY कीबोर्ड आते थे। फिर नोकिया ने निकाले, और ये काफी प्रसिद्ध है। खास तौर पर जो कंप्यूटर में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, QWERTY कीबोर्ड जो है वो कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सबसे बड़ी जो इंटर की है, शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, अल्टर की है, ये सारी डबल होती है। यानी आपके कीबोर्ड में इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर ये दो की होती है, डबल की होती है। ये भी याद रख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी जो की होती है वो होती है स्पेस बार, तो सबसे बड़ी की होती है। इसके बाद देखिएगा माउस, बहुत से विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। हमारे डेस्कटॉप पर बहुत सारे जो है वो आइकन बने हुए हैं, बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई है। उन फाइलों में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम माउस का प्रयोग करते हैं। और माउस को आप सब जानते हैं। हालांकि आजकल ये पिक्चर दिखाना वगैरह मुझे नहीं लगता कि आप जैसे, आप तो सब मैच्योर है, छोटे बच्चे होते तो ये ज्यादा कारगर होता, लेकिन आपके लिए फिर भी मैंने यहां पे रखा है। जैसे कि इसमें 3 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है ये राइट बटन, है ना, और एक होता है ये सेंट्रल में गोला लगा होता है जिसे स्क्रॉल करते हैं हम। ठीक है। और वर्तमान में जो माउस होता है वो ऑप्टिकल माउस होता है। यानी पहले जो माउस आता था 2002 3 5 6 7 8 में, उसमें नीचे एक गोला बना आता था, एक गोली डली आती थी, पत्थर की सी गोली होती थी, वो से होती तो प्लास्टिक की थी, लेकिन वो थोड़ी भारी होती थी। और जैसे ही हम ऐसे इस माउस को घुमाते थे ना, वो गोली घूमती थी, और वो गोली घूमती थी, इससे वो कर्सर जो है वो स्क्रीन पर हमें हिलता दिखाई देता था। लेकिन आजकल देखोगे तो माउस के नीचे कुछ नहीं है, एक छोटी सी लाइट है। और ये लाइट ही क्या है, ऑप्टिकल है। यानी इस ऑप्टिकल के माध्यम से जो है वो कर्सर जो है वो स्क्रीन पर मूव करता है। तो आजकल जो वर्तमान में माउस चल रहे हैं वो कैसे माउस चल रहे हैं, ऑप्टिकल माउस जो है वो चल रहे हैं। इसके बाद देखिए स्कैनर, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसी दस्तावेज की कॉपी बनाकर कंप्यूटर में सेव की जाती है। मान लीजिए आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, BA BCom या B.Ed BSTC की आपकी जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र है, उन सबको आप चाहते हैं कि वो सहेज के रखें, आप सुरक्षित रखें, तो आप उनकी क्या कर लेते हैं, स्कैन करके एक एक कॉपी बना लेते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट की आप स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और स्कैनर में जो फाइल सेव होती है, स्कैनर के द्वारा जो फाइल सेव होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक तो PDF फॉर्मेट में और एक JPEG फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि JPEG फॉर्मेट का बड़ा नाम क्या है, विस्तृत नाम क्या है। और जो PDF है इसका फुल नाम क्या है, तो PDF का जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल यानी PDF से हम अपनी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको पढ़ाया, इसको PDF फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया और आपको टेलीग्राम पे डाल दिया, उसको आपने डाउनलोड किया, आपने मित्र पे गए, उसका प्रिंट निकाल लिया। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया।
तो ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और जेपीजी है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट देखिए बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, ये बारकोड रीडर है। आप मान लो कोई अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हो या ऑफलाइन भी कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, तो उसके ऊपर उस प्रोडक्ट की डिटेल लिखी होती है इस तरीके के बारकोड में। इस तरीके के बारकोड में उस प्रोडक्ट की डिटेल लिखी होती है, जैसे इसकी एमआरपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायर डेट क्या है, ये सारी बारकोड में होती है। अगर आप मॉल में कभी खरीदने गए हो कोई चीज, तो मॉल में वहां रेट वगैरह कोई देखता ही नहीं है। वहां आप एक कंटेनर के अंदर आपका जो भी सामान है एक डाल लेना उसमें, फिर वो काउंटर पे जाएगा, वहां पर वो बारकोड स्कैन लगी होगी, वो टका टक टका टक टका टक ऐसे टी 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 बुला बुलाकर और सारे आपके प्रोडक्ट है वो स्कैन करेगा इस बारकोड के माध्यम से, और फिर उसकी पूरी डिटेल जो है उसके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, और फिर वो क्या बना देगा, बिल बना के आपको दे देगा कि भाई 5,000 वो बिल हो गया, लो पकड़ो 5,000 रुपया दे दो। ठीक है, तो ये होता है बारकोड। वस्तु की कीमत व अन्य जानकारी संग्रहित होती है। शिक्षण में इसका प्रयोग बहुत होता है। अब की बार आपने देखा था कि जब रीट 2022 का पेपर हुआ था, तो एक पेपर के बीच के कुछ भाग जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। याद है आपको? अभी की घटना है पिछले महीने की, कि किसी बच्चे ने क्या क्या चालाकी की, उसने पेपर के बीच के 2-3 पेज निकाल लिए, क्योंकि पेपर में पेज आते हैं 25-30। अब इसने धीरे से क्या किया, बीच के 4 पेज निकाल लिए और बाकी पेपर गुरुजी को जमा करा दिया। अब गुरुजी को बेचारे को इतना टाइम नहीं था कि वो बीच का चेक करे, क्यों करेंगे वो बीच का चेक, और उसने बाहर लाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया। और सोशल मीडिया पे जैसे ही पेपर आया, आपने देखा होगा कि इस बार पेपर में ऐसे बारकोड बने हुए थे, ऐसे कोड बने हुए थे, क्यूआर कोड, प्रत्येक पेज पर क्यूआर कोड बने हुए थे। तो जैसे ही पेपर बाहर आया सोशल मीडिया पर और वहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसकी कॉपी पहुंची, उसने उस बारकोड को स्कैन किया तो पता चल गया कि ये पेपर जो है वो XYZ बच्चे के पास आया है और ये इस जिले का पेपर है और इस स्कूल के अंदर ये पेपर पहुंचा है। तुरंत पता चल गया, एक स्कैन से पता चल गया कि ये पेपर किस बच्चे को मिला, किस स्कूल में ये पेपर गया, कौन से जिले का पेपर, कौन सी तहसील का पेपर है, फट से तुरंत प्रभाव से। ये पेपरों की सुरक्षा में भी कारगर है। पेपरों की सुरक्षा में ये जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है वो काम कर रहा है। एक होता है क्यूआर कोड, ये है क्यूआर कोड। ये जो आप देख रहे हो ना क्यूआर कोड है। आजकल आप जैसे सामान लाने जाते हो बाजार से, पेट्रोल डलवाने जाते हो अपनी बाइक में, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप अपना फोन निकालते हो, गूगल पे या फोन पे या भीम यूपीआई या पेटीएम वगैरह का उपयोग करते हो और सामने वाले दुकान पर ऐसे एक कोड चिपका होता है, आप उसको स्कैन करते हो और उसको पेमेंट कर देते हो कि भाई जी कितना आया, 500 के, लो 500 आ गया, चलो ठीक आ गया। ये क्यूआर कोड क्विक रेस्पॉन्स कोड है। ये जैसे हमने आपको एक क्यूआर कोड दे रखा है, देखना जरा, हमने एक क्यूआर कोड दे रखा है इसी प्रकार का आपको, देखो ये रहा क्यूआर कोड। हमने क्या कहा है कि ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओगे, ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओगे। ये भी इसी का एक क्या है, उदाहरण है। आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आप जो है वो एक क्यूआर कोड बना लो, अपने रूम पे टांग दो, रूम के बाहर टांग दो उसको, क्यूआर कोड को बना के उसमें अपनी डिटेल भर दो, है ना, अपना नाम भर दो, उसमें अपना टाइम भर दो कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ता हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब मान लो किसी बच्चे को आपके बारे में जानना है कि इस रूम में कौन रहता है, वो आपका क्यूआर कोड स्कैन करेगा, आपकी पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी, पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये क्यूआर कोड का कार्य होता है। क्यूआर कोड की चर्चा कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये होता है बैंक में जनरली जो चेक वगैरह होते हैं ना, चेक होते हैं, चेक पैसे वाले बैंक चेक, उन पे ये इस प्रकार के टैक्स लिखे होते हैं और बैंक में इसको जो पढ़ा जाता है। एक होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR आप भरते हो ना, वही है ये।
फिर होता है सीपीयू। सीपीयू के जो है 3 भाग होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीयू जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक होता है एएलयू जिसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, और तीसरा होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, आपने अगर अपने मदरबोर्ड को देखा होगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजिस्टर से लगे होते हैं। सूचना व सूक्ष्म अस्थायी व तीव्रतम इकाई होती है ये सूचना की, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है आपका, ये तो हमने पढ़ ही लिया। सीयू में सीयू का काम है सीपीयू को नियंत्रित करना, एएलयू का काम है कंप्यूटर में होने वाली प्रत्येक गणना एयू में होती है, और सर्वाधिक सीपीयू इंटेल बनाती है। इंटेल जो कंपनी है ना, ये सीपीयू बनाती है, इंटेल। जैसे आपने सुना होगा i5, i7, i9। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का यानी सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा चल रहा है, तो अभी i9 नामक प्रोसेसर चल रहा है इंटेल का, जो कि आपके सीपीयू में लगता है i9, जो आपके मदरबोर्ड में लगता है। इसके बाद आती है मेमोरी। मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, मेमोरी से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इसको ऊपर से समझना, एक बिट, 1 बिट, एक बिट में क्या होता है, जीरोस या एक बाइनरी होता है ना, बाइनरी डिजिट। जनरली कंप्यूटर जो है बाइनरी में समझता है, 0-1 में। कंप्यूटर की भाषा यही है, 0 या 1, यही भाषा होती है कंप्यूटर की। तो एक बिट में 0 या बाइनरी, और 4 बिट जब मिल जाते हैं, एक ये 4 बिट हो गए, 0101, ये क्या मिल गए, आधा बाइट हो गया है। कितना बाइट हो गया, आधा बाइट। और फिर जब 8 बिट मिल जाते हैं तो 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट बन जाते हैं। बाइट को किसमें नापते हैं हम, किलो बाइट में नापते हैं। जैसे आपको अगर पीडीएफ की फाइल या आपकी कोई डॉक्यूमेंट है, आपको जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना कि आपकी फाइल की साइज जो है 200 केबी होनी चाहिए, केबी। तो ये क्या है, किलो बाइट। बाइट की फुल फॉर्म 1024 बाइट क्या बन जाता है, किलो बाइट बन जाता है। 1 किलो बाइट, 1 केबी। ये फाइल जो है वो 1 केबी की है। ये क्या है, ये जैसे अपन तोलते ना, 1 किलो, 2 किलो केले लाओ, 5 किलो केले लाओ, 1 लीटर दूध ले आओ। इसी प्रकार कंप्यूटर में जो फाइल बनती है, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो आपकी जेपीजी फाइल हो, चाहे कोई वीडियो फाइल हो, है ना, तो वो क्या होती है, इस बाइट में, किलो बाइट में, टीबी में, पीटी में, है ना, डेटा बाइट में, इनमें मापी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 केबी में, 1 केबी, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। और 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट जो है वो 1 मेगाबाइट बन जाता है, अर्थात एमबी बन जाता है। 1 एमबी जो साइज है उसको हम 1024 किलो बाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। 1024 किलो बाइट के बराबर है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हम मापते हैं ना, उसी तरीके का ये खेल है। तो ये जरूर याद रखना आप, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट यानी जीबी। पूछते ना कि आपके फोन में कितना जीबी रैम है, तो कोई कहता है कि मेरे फोन में 2 जीबी रैम है, कोई कहता है 4 जीबी रैम है, कोई कहता है 8 जीबी रैम है, कोई कहता है 16 जीबी रैम है ना। एंड फिर जीबी से बड़ी आती है 1024 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी आई थी, तो जब उसमें रोबोट से पूछा जाता है कि तुम अपना परिचय दो, तो वो कहता है ना कि मेरी जो है 2 टीबी मेमोरी है। मेरी मेमोरी कितनी है, 2 टीबी है। तो ये टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आ गया पेंटाबाइट, पेंटाबाइट के बाद आ गया हेक्साबाइट, हेक्साबाइट के बाद आ गया थेटाबाइट। तो इनको आप जो है याद रखना। ये मेमोरी की हमने क्या देख ली है, यूनिट देख ली।
मीरा मीना जी कैसे हैं आप? प्रिय स्वागत आपका। पूनम जी स्वागत आपका। इंडियन आर्मी गौतम जय हिंद जय भारत, कैसे हैं आप? और केशव का बहुत बहुत स्वागत। विजय पाल बन्ना आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजू जी स्वागत आपका। एंड दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, टाइप ऑफ मेमोरी की अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो कंप्यूटर में दो टाइप की जो है वो मुख्य रूप से मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राथमिक इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक स्मृति भी जो है इसको कहते हैं, और इसको हम कहते हैं द्वितीयक स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी, यानी द्वितीयक स्मृति इसको जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? ये पूछा जा सकता है, मैं अभी 200 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्मृति है, कौन सी जो है वो द्वितीयक स्मृति है? तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आएगा देखिएगा। प्राइमरी मेमोरी जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा? प्राइमरी मेमोरी को हम, ये जो मेमोरी है वो सीपीयू के मदरबोर्ड पे होती है। यानी आपका जो मदरबोर्ड होता है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपको मदरबोर्ड बहुत आसानी से दिख जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अगर आप लैपटॉप कभी रिपेयर करने गए हो तो उसमें एक मदरबोर्ड होता है जिसमें सारे कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं, और इस मदरबोर्ड की जो मेमोरी है वो क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। देखो, अब आप कहोगे सर मदरबोर्ड को मेमोरी की क्या आवश्यकता है? सीपीयू के मदरबोर्ड को मेमोरी की आवश्यकता है, क्योंकि सीपीयू में भी तो कुछ डाटा स्टोर होता है ना। सीपीयू कौन सी कंपनी का है, उसका जो है वो कौन सा मॉडल है, कौन सी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। सीपीयू की खुद की एक लिमिटेड जो है मेमोरी होती है जिसमें हमें सीपीयू की जानकारी मिलती है। अगर आप अपने कंप्यूटर को चलाए हैं तो अगर आपने उसमें कभी विंडो इंस्टॉल किया है तो आप कभी बायोस सेटिंग में गए होंगे कंप्यूटर की। किसमें? बायोस सेटिंग में। बायोस सेटिंग में जाकर हम कंप्यूटर के अंदर जो है क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। जैसे रैम को अपडेट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड फर्स्ट बूट ड्राइव कौन सी है, सेकेंडरी बूट ड्राइव कौन सी है, हार्ड डिस्क को, और बाकी सारे जो कंपोनेंट है उनसे रिलेटेड उसमें सूचना होती है। तो ये बायो सेटिंग होती है। ये आपके फोन के जो बोर्ड होता है उसमें भी होती है, आपका जो लैपटॉप का बोर्ड होता है उसमें भी होती है, और आपका जो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर का बोर्ड होता है उसमें भी ये जो है वो क्या होती है? मेमोरी होती है। इसलिए इसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। सीपीयू के मदरबोर्ड में होती है ये, ठीक है। और इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। पहली है रोम। पहली कौन सी है? रोम है। पहली कौन सी है? विजय तिवारी दोसा से है, बहुत बहुत स्वागत आपका। विजय जी कैसे हैं आप? और अदिति मीना जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। और शांति मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र कुमार स्वागत आपका। राजपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए, प्राइमरी जो स्मृति है, प्राइमरी जो मेमोरी है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है रोम और दूसरी है रैम। रोम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी अर्थात ऐसी स्मृति, ऐसी याददाश्त, ऐसी स्टोरेज क्षमता जिसको केवल आप पढ़ सकते हैं, जिसको केवल आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बट आप उस पर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। जैसे बायोस की जो सेटिंग होती है जनरली वो केवल हम पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं बायोस में। लेकिन जो बहुत बेहतरीन इंजीनियर होते हैं वो बायोस की सेटिंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो कंप्यूटर में जीनियस होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो गई रोम जो कि है केवल रीड ओनली मेमोरी। और इसी में दूसरा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दो प्रकार की जो मेमोरी होती है। रोम तो कौन सा हो गया? रोम तो वो हो गया जो आपके मदरबोर्ड का सीपीयू का मेमोरी है, और रैम वो हो गया जो आपके कंप्यूटर को सभी पार्टों से जोड़ने के लिए एक कुछ समय के लिए याददाश्त चाहिए। अगर आपके सीपीयू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके सीपीयू में वो कौन सी ऐसी मेमोरी है, अगर उसको हटा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप अपने डेस्कटॉप से अगर रैम निकाल देते हैं ना, इस प्रकार की एक रैम होती है, ऐसी बनी होती है वो,
अगर ये रैम निकाल देते हैं आप, तो आपका कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक रैम नहीं होगी। रैम में क्या होता है कि जो भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारा का सारा आपकी हार्ड डिस्क से, जैसे ही आप कंप्यूटर के स्विच ऑन बटन को ऑन करते हैं, हार्ड डिस्क से तुरंत वो किस में आ जाता है, रैम में आ जाता है। और वो ऑपरेशन करने के लिए हमारे कंप्यूटर को तैयार करता है। तो दो प्रकार की मेमोरी, रैम एंड रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा जो बचता है वो कौन सा बचता है, सेकेंडरी मेमोरी। फ्लोपी डिस्क, सीडी डिस्क, डीवीडी डिस्क, एसएसडी, एचडी, ये सब जो है वो किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। रैम रोम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बच गया आपका कंप्यूटर के अंदर वो सारा किस में आएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। पुराने जो कंप्यूटर थे 2001 के, 2002 के, 1998 के, 1995 के, उन कंप्यूटर के अंदर सीडी वगैरह नहीं आता था, उसमें आता था फ्लोपी डिस्क। आपका देखा होगा बचपन में फ्लोपी डिस्क, एक छोटी सी प्लास्टिक के से चौकोर डब्बी आती थी ना, उस पे एक ऐसे बना होता था और इसको फ्लोपी ड्राइव में डालते थे और इसकी जो मेमोरी होती थी बहुत कम मेमोरी होती थी, 1 MB 2 MB या फिर जनरली इसकी केबी में मेमोरी होती थी। इसका उपयोग किया जाता था किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, क्योंकि उस टाइम पेन ड्राइव वगैरह था नहीं। तो अगर कोई फाइल है, जैसे ऑफिस की कोई वर्ड की फाइल है, तो उसको भेजना है हमें, तो उसको कैसे भेजा जा सकता था, वो इसी मेमोरी से जो है वो भेजा जा सकता था। बहुत ही कम बच्चे हैं क्लास में, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी देखिए आगे बढ़ते हैं। जहां आपको समझ में नहीं आए वहां आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहां आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आ गया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक मेमोरी में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला होता है रोम, जिसे हम फुल फॉर्म में रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर की स्थायी स्मृति होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, निम्न में से कौन सी स्थायी स्मृति है या कौन सी जो है फिक्स स्टोरेज है, कौन सी मेमोरी है जो स्थायी होती है कंप्यूटर में, तो रोम जो होता है वो स्थायी मेमोरी में आता है, केवल पढ़ा जा सकता है। और कंप्यूटर बायोस का जो सेटिंग होता है, यानी बायोस का अर्थ क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखना। वैसे मैंने जितने भी कंप्यूटर के शब्द हैं उनके जितने भी फुल फॉर्म बनते हैं उन सबको मैंने एक अलग से सेशन अलग से बना दिया है, आगे हम उसकी जो है चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए रोम को भी हम जो है 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। रोम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, यानी रोम का एक पार्ट ऐसा होता है जिस पी रोम कहते हैं, जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पी रोम कहा जाता है। रोम का एक पार्ट है ये पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, अर्थात जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। दूसरा होता है ई रोम, ई रोम का अर्थ होता है इरेजेबल रोम, यानी जिसको हम मिटाकर उसको हम मिटा सकते हैं, इरेजेबल रोम। और तीसरा होता है ईईपी रोम, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जिसको आप क्या कर सकते हैं, पुराना जो लिखा हुआ है उसको इरेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक शब्द लिख दिया मैंने, यहां पर एक राम नाम लिख दिया। अब ये मान लीजिए राम नाम पहले से लिखा है, मैंने इसको क्या किया, मिटो दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया, ये हो गया। ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिकली हो रही है ना। अब पहले तो बोर्ड चाहिए, पहले क्या होता था, डस्टर चाहिए होता था। पहले पुराने जमाने में जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो इसके लिए आपको डस्टर, चौक ये चाहिए होते थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। इसी प्रकार हमारा जो रोम होता है उसका एक पार्ट होता है ईईपी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले से लिखे हुए डाटा को साफ करके मिटोकर उसके स्थान पर कुछ नया डाटा जो है क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रैम की बात करते हैं। रोम के बाद दूसरा आता है आपका क्या, रोम
के बाद दूसरा आता है रैम। रैम के बारे में देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये अस्थायी स्मृति होती है ना। ये जब तक आपकी कंप्यूटर में कार्य करेगी, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, ये मेमोरी वहां से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, जो स्थायी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने फोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप की जो डाटा है, मैसेज आप भेज रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो सारे किस में रहेंगे? रैम में रहेंगे। जैसे ही आपने व्हाट्सएप को ऐसे किल कर दिया, आप अपने फोन में, एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप जैसे काम नहीं लेना है, अब आप जो है धाप के चैटिंग करता करता, तो आप क्या करोगे? अपने फोन में ऐसे ऊपर करके उसको बंद कर दोगे। ऐप को जैसे ही बंद करोगे तो रैम में से ऐप का सारा डाटा खत्म, और उसकी जगह आपने चलो कि अब तो व्हाट्सएप बहुत चला लिया, फेसबुक पे चलाते हैं, फेसबुक नहीं चलाएंगे तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील देखते हैं, ऐसा आप सोचेंगे। तो जो भी एप्लीकेशन आप ओपन रखेंगे ना, उसका जो डाटा होगा वो किस में आ जाएगा? रैम में आ जाएगा। और जैसे ही उस एप्लीकेशन को बंद करेंगे, उसका डाटा वापस किस में चला जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो चला जाएगा। साधारण भाषा में इसको ऐसे समझिएगा, रैम के बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। रैम भी दो प्रकार की होती है, एस रैम होती है और डी रैम होती है। एस रैम का होता है स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है डायनेमिक रोम, ठीक है, रैम सॉरी। अब देखिए द्वितीय स्मृति, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होता है देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी यानी स्थायी मेमोरी की चर्चा करते हैं। स्थायी जो स्मृति होता है उसमें क्या क्या होता है, इसे द्वितीयक स्मृति कहते हैं जनरली। सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सबसे पहले आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है दो प्रकार का आता था, एक आता था 3.5 इंच का और एक आता था 5.25 इंच का। 5.25 इंच का यानी दो प्रकार का फ्लॉपी डिस्क आता था साइज में, जैसे उसकी स्टोरेज क्षमता के आधार पर। जैसे अपन कहते हैं ना 10 जीबी का मेमोरी कार्ड, 20 जीबी का मेमोरी कार्ड, है ना, वैसे ही एक आता था 3.5 इंच का और एक आता था 5.25 इंच का। तो 3.5 इंच का था, इसका जो मेमोरी था वो था 1.44 MB, यानी लगभग 1.5 MB। आजकल 1.5 MB की तो आपकी फोन में जो पिक्चर क्लिक करते हो ना ऐसे सेल्फी वगैरह, वो भी 3-4 MB की होती है। तो आपके फोन से खींची गई एक पिक्चर भी इस फ्लॉपी में नहीं आ सकती थी। जनरली इस फ्लॉपी का उपयोग किया जाता था वर्ड की फाइल को इधर से उधर करने के लिए, है ना, बस इतना ही। दूसरा होता था 5.25 इंच की, तो ये होती थी मेमोरी 2.1 MB, 2.1 MB। अगर आपकी वर्ड की फाइल देखो ना, तो वर्ड की फाइल बहुत छोटी होती है, वो केबी में होती है और एमबी में तो बहुत मुश्किलों से पहुंच पाती है। कोई बहुत बड़ी फाइल हो तब जाके एमबी में पहुंचती है। तो जनरली उस टाइम क्या किया जाता था, केवल होता क्या था कि जो वर्ड की फाइल है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको इधर से उधर, वो भी बहुत बड़े व्यापारिक संस्थानों में या साइंटिस्ट ही करते थे, आम लोग का तो कोई काम ही नहीं था इसे। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क के बाद आई सीडी डिस्क, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी ड्राइव आपका देखा होगा, सीडी डिस्क देखी है आपने? सीडी डिस्क पहले तो मेरे पास पड़ी रहती थी, यहाँ पे डीवीडी थी। वो सीडी और डीवीडी दिखने में लगभग एक जैसे ही और एक आकार की होती है, सीडी और डीवीडी। इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जो 700 MB की होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीडी डिस्क की जो स्मृति होती है वो कितनी होती है? तो 700 MB, 700 MB। पुराने जब ये सीडी ड्राइव का जब आविष्कार हुआ था ना, तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन में आई थी। जब सीडी ड्राइव मार्केट में आई तो इसमें पहले टेप रिकॉर्डर चलता था, वो टेप वाली कैसेट, रील वाला, हम गाने सुनते थे परदेसी। हमारी याद है, हमारे एक टेप रिकॉर्डर था और उसमें हम पुराने जमाने में यही गाने चलते थे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने घर लूट लिया, है ना, मेरे यार का। इस प्रकार के गाने। एक वो गाना बहुत चलता था, वो लड़की बहुत याद आती है? इस तरीके के गाने चलते थे और हम उसकी सीडी लेके आते थे। ठीक है, सीडी नहीं सॉरी, वो लेके आते थे टेप वाली कैसेट। उसको पलट के लिख 2 बार डलती थी वो,
5-7 गाने एक तरफ आते थे और 5-7 गाने आते थे दूसरी तरफ, तो उसको डालते थे, कभी कभी उलझ जाती थी, जो खचर 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 ऐसे करते थे। तो जब ऐसी आवाज आती थी गाने में खचर खचर खचर, तो हमें पता चल जाता कि उलझ गई। हम भाग के जाते, उसको रोकते, फिर वापस निकालते और पेन उसमें लगा के ऐसे उसको वापस जो है रील को समेट देते थे। उसका दौर खत्म हुआ और मार्केट के अंदर अराउंड 2003-4 के अंदर जो है वो कौन सा प्रोग्राम आता है, 3-4-5 के करीब, 4-5 के करीब आता है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी ड्राइवर आता था। एक तो घर पे आपके लगता था, हालांकि कंप्यूटर में यूज पहले हुआ, फिर मार्केट में आया इसके लिए, मनोरंजन के लिए। तो एक सीडी ड्राइव आता था, उसमें सीडी डलती थी और हमारी देखी हुई नहीं थी। हमारे मोहल्ले में एक बंदा लेके आया था, तो हम सारे मोहल्ले वाले ऐसे 50-60 बच्चे मिलकर उनके घर पे रात को जाते थे, नीचे बैठते थे। और उस टाइम एक मूवी आई थी बागवान मूवी आई थी, तो हम उनके घर पे बागवान मूवी देख के आए थे, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। तो ये 700 MB का होता है। इसके बाद होता है DVD, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क ने तो और भयंकर काम करा, यानी 700 MB में पहले एक मूवी नहीं आती थी, एक मूवी की हम 2 CD लेके आते थे। लेकिन जब से DVD आया ना, तब तो खेल ही खत्म हो गया सारी चीजों का। 4.7 GB का मेमोरी था इसका, 4.7 GB का, यानी 3-4 मूवी एक ही DVD में आ जाती थी। शोले, ऑर्डर, है ना, ये 3-4 मूवी एक ही DVD में आ जाती थी। DVD लगा के मस्त मूवी देखा करते थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि हमारे घर पे हुआ नहीं करती थी, हमने थोड़े लेट लेके आए, हम लेके 2006 के करीब। लेकिन आपको याद होगा DVD ये तो चली रही थी। ये क्या थी, ये ऐसी ड्राइव थी तीनों, फ्लॉपी डिस्क, CD डिस्क और DVD डिस्क जी, वो पोर्टेबल थी। ये क्या थी, पोर्टेबल थी। पेन ड्राइव का दौर उसमें नहीं था, उस टाइम पेन ड्राइव नहीं चलती थी। आजकल तो पेन ड्राइव भी कम चलती है, लेकिन पेन ड्राइव का दौर नहीं था उस टाइम। अगर डाटा का ट्रांसफर करना है तो CD रिकॉर्ड किया जाता था, DVD रिकॉर्ड किया जाता था, या फिर फ्लॉपी डिस्क तैयार की जाती थी, है ना। इसके साथ ही कंप्यूटर में लगने वाली थी हार्ड डिस्क, जिसे HDD कहा जाता है। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म, HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव्स, है ना। और फिर आजकल मेमोरी कार्ड भी यूज होने लगा, SD मेमोरी कार्ड होता है, और एक होता है माइक्रो कार्ड। SD कार्ड तो आपके कैमरे वगैरह में लगता है, और माइक्रो कार्ड आपके फोन में भी लगता है। इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट चल रही है ना, लेटेस्ट कौन सी मेमोरी चल रही है, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये लेटेस्ट है। देखो ये जो हार्ड डिस्क होती थी ना, उसके अंदर क्या होता था, जैसे CD होती है ना, वैसे ही एक धातु का बना हुआ CD होता था हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क जब घूमती है ना, तो बहुत ज्यादा उसके राउंड होते हैं, ऐसे गुरु ऐसे करती है, तो उसकी स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि घूमने वाला पार्ट होता है, गिरते ही वो खराब हो जाती थी। हमारी एक हार्ड डिस्क खराब हो गई थी हाथ से छूट के गिरते ही। तो ये स्लो होती थी, यानी ये जो कंप्यूटर अभी आप देख रहे हो, इसमें क्या है, HSD है, ये SSD है। तो SSD होने के कारण इसकी स्पीड डबल हो गई। मान लीजिए कि आपके पास एक पुराना कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है, और आप उससे परेशान है कि यार वो तो धीरे चलता है, तो आप उसकी हार्ड डिस्क को निकाल के रख दो और उसकी जगह क्या लगा दो, उसमें SSD लगा दो। SSD लगाते ही ऐसा लगेगा कि उसको जो है वो अपन ने क्या प्या दिया है, बॉम्ब बीटा प्या दिया है, पावर आ जाएगी अचानक ही, यानी लगभग जो है वो मान के चलो कि 5 गुना जो है उसकी क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है SSD ड्राइव। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी जो है वो लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस चल रही है जो सबसे तेज है, या आपसे पूछा जाएगा सबसे तेज कौन सी है, तो ये है सबसे तेज SSD। कौन सी है सबसे तेज, SSD जो है वो सबसे तेज जो है वो क्या है, ड्राइव है। देखिए इनकी स्टोरेज याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क की 700 MB, इनकी 4.7 MB। और ये जो SSD या हार्ड डिस्क आती है वो आजकल कितने में आ रही है, टेराबाइट, पेंटाबाइट इसमें आ रही है। तो इनकी बहुत ज्यादा मेमोरी हो गई है, आगे और चर्चा करेंगे। कंप्यूटर आउटपुट की चर्चा करते हैं, तो एक तो सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है हमें कंप्यूटर, और एक देता है हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दो प्रकार के आउटपुट निकलते हैं। जैसे आप गाने सुन रहे हैं, ये कंप्यूटर का क्या है, आउटपुट ही तो है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट कॉपी में होता है, आप बस सुन सकते हो और क्या कर सकते हो। एक आप अपने डिस्प्ले पर कुछ चीज देख रहे हो, तो डिस्प्ले पर दिखाई देने वाली चीज भी क्या होती है,
सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, आउटपुट होता है। लेकिन आप उसी चीज को प्रिंट करते हो तो ये क्या है, हार्ड कॉपी है। जैसे आपने एक एप्लीकेशन लिखी, सेवा में श्रीमान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष अजमेर विषय रीट का परिणाम जारी करने बाबत। श्रीमान जी, हम बहुत दिनों से व्याकुल हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके रीट का रिजल्ट आप जाहिर करें। उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। और अगर आप प्रिंट नहीं निकाल के ईमेल भेजेंगे तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए मॉनिटर आता है। मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर टीवी जैसा होता है दिखने में। पुराने जमाने वाला मॉनिटर देखोगे तो टीवी जैसा ही होता था। आजकल तो एलईडी मॉनिटर चल रहे हैं। मॉनिटर के अति सूक्ष्म बिंदु को पिक्सल कहा जाता है। आप कभी अपना फोन लेने गए मार्केट में तो आपसे बताया जाता ना फुल रेजुलेशन का है ये, इसमें इतने पिक्सल है ना, इतना मेगा पिक्सल है ना। तो ये पिक्सल क्या होते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऐसे डॉट बने होते हैं, ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं। और ये डॉट डॉट जो है वो क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं। जैसे ये पैनल देख रहे हो आप, ये पैनल देख रहे हो ना, इसमें आपको कोई भी डॉट नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये 4K पैनल है। और 4K पैनल वर्तमान में सबसे ज्यादा बेस्ट, हालांकि अब तो 8K पैनल भी आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं। यानी 4K पैनल है ये, और इसके अंदर इतने ज्यादा पिक्सल है कि कैमरा उस पिक्सल को नहीं पकड़ पा रहा है। वरना आप अगर पुराना टीवी आपके पास पड़ा हुआ है, पुराना कौन सा, वो डब्बे वाला टीवी, अगर डब्बे वाला टीवी है तो उसके पास जाके देखना, आपको एक एक लाइट अलग अलग जलती हुई दिखाई देगी, पिक्सल। लेकिन इसमें वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये 4K पैनल है, इसके पिक्सल ज्यादा हैं। तो पिक्सल किसे कहते हैं, आपके मॉनिटर पर बने हुए डॉट्स ही क्या कहलाते हैं, पिक्सल कहलाते हैं। कुल पिक्सल की संख्या कितनी होती है, मॉनिटर के रेजुलेशन निर्धारित करती है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे पिक्चर उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। आपके फोन का या आपके टीवी का, मॉनिटर का जितना ज्यादा पिक्सल होगा पिक्चर उतनी ही अच्छी आएगी, लेकिन पैसे भी उतने ही ज्यादा लगेंगे। ये बात भी याद रखना, क्योंकि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतने ही ज्यादा पैसे लगेंगे। देखिए मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर होता है जो पहले चलता था। CRT कौन सा, वो टीवी जैसा दिखने वाला। दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED जो वर्तमान में चल रहा है, लिक्विड इमिटिंग डायोड। और एक बीच में आया था TFT। तो चाइनीज फोन आते हैं सस्ते वाले 5000 के, जैसे इसके फोन आते हैं आपके माइक्रोमैक्स के, है ना, कार्बन के। और जो 5, 6, 7, 8 हजार में जो रेंज की फोन आते हैं ना, 6, 7, 8 हजार रुपए की रेंज में जो फोन आते हैं, उनमें जो डिस्प्ले आता है वो TFT डिस्प्ले आता है, जो सबसे अच्छा डिस्प्ले नहीं है ना, सुंदर डिस्प्ले नहीं है। फिर थोड़े से महंगे फोन लेके आओगे आप 10,000 का, तो उसमें LCD डिस्प्ले आएगा। और अगर आप अच्छा महंगा फोन लेके आओगे तो उसमें LED डिस्प्ले आएगा। LED डिस्प्ले सबसे अच्छा डिस्प्ले माना जाता है। CRT तो खत्म ही हो गया अब, तो इसका काम ही नहीं है। कैथोड रे ट्यूब होती है ये, तो बड़े वाला टीवी जैसा आता था ना, वो आता है CRT। तो टीवी वाला पुराने वाला जो है, इसका तो यूज खत्म हो गया। वर्तमान में ये चल रहा है LCD पैनल। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आगे में और भी लिखा है और यहां पर भी लिखिए, याद रखना। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड लाइट एमिटिंग डायोड एंड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके बाद देखिएगा प्रिंटर। प्रिंटर देखिएगा, यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आपको उदाहरण देके बताता हूं। आपने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर देखा है, एक बार यस लिखे बताओ किन किन बच्चों ने टाइपराइटर देखा है। ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। टाइपराइटर पर जब आप कोई की प्रेस करते हो तो उसमें इस प्रकार का सिस्टम होता है कि जैसे मान लीजिए आपने टाइपराइटर से A बटन दबाया है ना, तो यहां A लिखा है, इस A के साथ एक लोहे की रोड बनी होती है और वो A, उस पे A अक्षर लिखा होता है। और इस टाइपराइटर में एक रिबन होता है स्याही का, ये रोड इस रिबन पे जाके क्या करेगी, टक करेगी, यानी इंपैक्ट करेगी। इंपैक्ट मीन कोई चीज एक, जैसे कि यहां मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। ऐसे मैं कर रहा हूं, इंपैक्ट हो रहा है। देखो दोनों हाथों को ऐसे किया, ताली की आवाज आई, ये क्या है, इंपैक्ट है।
यानी किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चोट करना क्या कहलाता है? इंपैक्ट कहलाता है। तो जो शुरुआती प्रिंटर थे वो इसी प्रकार के प्रिंटर थे, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये दो प्रकार के थे। ठीक है, और इसमें एक होता था डीएमपी प्रिंटर, जिसे निम्न गुणवत्ता का प्रिंटर माना जाता था, बहुत ही गंदी इसकी प्रिंटिंग होती थी। दूसरा होता था डेजी वेहिल प्रिंटर, और इसमें एक होता था चेन प्रिंटर और एक होता था ड्रम प्रिंटर। आजकल इनका बहुत कम यूज होता है, बिल्कुल भी ज्यादा इसका यूज नहीं है। डेजी वेहिल या इसका थोड़ा बहुत यूज होता है। बाकी आजकल जो प्रिंटर चल रहे हैं ये चल रहे हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसमें किसी प्रकार की आपको इंपैक्ट नहीं होता है। इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी के आधार पर, जैसे सूक्ष्म तरीके से इसमें प्रिंट होता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर होता है, काफी ज्यादा सस्ता प्रिंटर है, सबसे सस्ता प्रिंटर है इंकजेट, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है प्रिंटिंग की। यानी प्रिंटर तो सस्ता है लेकिन पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट ज्यादा है। लगभग 1500 रुपए से आपको नया प्रिंटर मिल जाएगा, वो भी कलर वाला, लेकिन पेज को प्रिंट करोगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इंकजेट प्रिंटर। दूसरा है लेजर, सबसे ज्यादा लेजर प्रिंटिंग चल रहा है आजकल। जो आप ई-मित्र पे जाते हो ना, जो आपकी फोटोकॉपी की वगैरह की मशीन है, ये सब क्या होती है? लेजर प्रिंटर पर आधारित होती है। और लेजर प्रिंटर किस आधार पर कार्य करता है? लेजर किरणों के आधार पर कार्य करता है। यानी इससे लेजर किरणें निकलती है और उस किरणों के साथ डीपीआई टेक्नोलॉजी का काम होता है, डॉट्स पर इंच। यानी जो अक्षर आपका है वो पर इंच में क्या करता है? स्याही की एक फुहार डालता है पाउडर की, और वो पाउडर जो है लेजर की किरणों से वहीं पर पिघल जाता है और वो अक्षर प्रिंट हो जाता है आपका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लेजर प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? तो डीपीआई टेक्नोलॉजी, डॉट्स पर इंच, है ना। और 1960 में इसका आविष्कार हुआ था लेजर प्रिंटर का। जेरोक्स नामक एक कंपनी थी, जेरोक्स, है ना, जेरोक्स ने जो है उसका क्या किया था? आविष्कार किया था। एक और प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। हालांकि लेजर प्रिंटर से भी आप जब कोई पेज निकालोगे ना, वो तो हल्का सा गर्म होता है, हल्का सा, लेकिन कितना सा? हल्का सा, ज्यादा गर्म नहीं होता है, हल्का सा ही होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। जहां आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा, आज थोड़े कमेंट मेरे से दूर है, तो एक बार देखने चला जाता हूं। तो मेरे भाई मुझे अपनी बहन मानते हैं, वो सब मेरे नाम की एक एक राखी अपनी कलाई पे बांध लेना, और मैं गॉड से पूरा प्रेयर करूंगी कि मेरे सभी भाइयों के सभी सपने पूरे हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है एस चौधरी जी। इसमें एक बात और जोड़ दीजिए कि सभी आप मुझे जो है ना राखी बांधने के बाद शगुन तो लेना होगा आपको ना, तो सब आपको पेटीएम कर देंगे या फोन पे कर दें, इतना और जोड़ दो। इससे अच्छा था कोई क्वेश्चन पूछ लेते आप, ज्यादा अच्छा रहता। इसलिए कमेंट देखना ही बंद कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन तो एलडीसी वाले को पूछने चाहिए। ये भी बात सही है, देखो आपके टॉपिक है इसलिए पढ़ाया जा रहा है ये। एंड बस यही कमेंट है आपके, यार खतरनाक कमेंट करते हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं। इसी तरह आजकल मैंने क्या कमेंट देखना ही बंद कर दिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि क्लास ऑफलाइन हो रही होगी, लेकिन कमेंट देखे क्या? पढ़ाई से संबंधित कमेंट आए तो देखे ना। कमेंट देख के तो मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूं, इसलिए छोड़ दिया देखना। इस चक्कर में कोई बच्चे का कमेंट भी निकल जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सॉफ्टवेयर देखिएगा। आपके कंप्यूटर को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए आपके पास एक सीपीयू है, एक मदरबोर्ड है, एक हार्ड डिस्क है, एक रैम है, एक कैबिनेट है, पावर सप्लाई है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। ये सब को आपने अच्छे से क्या कर लिया है? जोड़ लिया है। अब आपका कंप्यूटर क्या काम करेगा? नहीं करेगा। कंप्यूटर को काम कराने के लिए उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे कोई कहता है कि मेरे पास एप्पल का फोन है, तो एप्पल में क्या आता है? iOS आता है ना। कोई कहता है मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है? एंड्रॉइड आता है। कोई कहता है मेरे पास विंडो का लैपटॉप है, तो उसमें विंडो 10, विंडो 11 आती है। कोई कहता है कि मेरे पास एप्पल का है, तो उसमें क्या आता है? मैक आता है ना। तो
इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो है वो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट इसको किस में गिनेंगे हम, सॉफ्टवेयर में गिनेंगे। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, तो ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आप इस फोन में जो ऐप चलाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चला रहे हैं आप फेसबुक चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए तैयार करता है। यूजर इंटरफेस आता है इसमें, जैसे आपका विंडो, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये सब आ गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, उसमें काम करने के लिए दी गई एप्लीकेशन, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड फोटोशॉप, पीएलसी, है ना, ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है क्या समझ में? कमेंट करके बताते तो रहना, बाकी देख लो यार। नेक्स्ट देखिएगा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपको शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि HHD की शॉर्ट फॉर्म क्या है, HDD अर्थात हार्ड डिस्क ड्राइव। HDMI, आजकल आप अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप जो है या आपका टीवी है वो किससे जुड़ता है? पहले वो दो पिन आती थी, लाल पीली, आजकल वो पिने काम नहीं लेते हम। आजकल हम HDMI केबल से क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को या अपने टीवी को आपस में जोड़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है HDMI का? पूछा जा सकता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और फिर आता है आपका एक नाम आता है HLL अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज। यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। HTML हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट H है ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVT डिजिटल विजुअल इंटरफेस एंड EPROM का अर्थ क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आता है GUD क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUD की जगह आई होना चाहिए था, यहां पर GUI कर देते हैं, रुको ये लीजिए, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक आता है आपका HTTP, ये आपकी कोई भी आप वेबसाइट खोलोगे अपने लैपटॉप पर तो उससे पहले ये लगा आता है, इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP आपके कंप्यूटर का, आपके फोन का एक IP होता है, इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है आपका ISP, इसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक होता है आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है आपका LED लाइट इमिटिंग डायोड। एक होता है आपका LLL अर्थात निम्न स्तरीय भाषा अर्थात लो लेवल लैंग्वेज। एक होता है आपका MAN अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एक होता है आपका PROM जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है आपका RAM जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है आपका ROM जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिएगा SMPS, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पटवारी और LDC के पेपर में पूछा जाता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है ये। एक होता है SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। एक होता है URLA, जैसे आप खोलते हो ना www.youtube.com/राजस्थान एग्जाम मंत्रा, तो अपना राजस्थान एग्जाम मंत्रा चैनल आ जाता है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, जैसे अपने घर का एड्रेस होता है वैसे ही प्रत्येक चैनल का या प्रत्येक वेबसाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है। जैसे अगर राजस्थान एग्जाम मंत्रा के आपको चैनल के वीडियो देखने हैं तो आपको मेरा एड्रेस डालना होगा उसमें। USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ये।
VDU क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरिया। एंड WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। GPS आपके फोन में है GPS, जिससे आप क्या कर सकते हो? अपनी लोकेशन देख सकते हो। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक होता है मोडेम। मोडेम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं इसको। मोडेम याद रखना, बहुत अच्छा ये फुल फॉर्म है, याद रखना ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक होता है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक होता है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। ये सारे आप याद रख सकते हो, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। UHF ये क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। UPS अनइंटरप्यूटेबल पावर सप्लाई, यानी यूपीएस काम में लेते हैं ना हम, पहले अपने कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगाते थे ताकि क्या ना हो, ताकि लाइट चली जाए तो हमारा कंप्यूटर बंद ना हो, है ना। तो इस तरीके से ये सारी फुल फॉर्म इसमें लिखी हुई है, ये आप याद कर लेना बस। और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल शाम को अगर कल मैं यहां रहा, वरना कल देख रहा हूं गांव जाने की भी कोई जाने की संभावना है, अगर कल रहे तो ठीक है, वरना परसों जो है वो इस टॉपिक के अराउंड 200 क्वेश्चन भी आपको मैं जो है वो करवा दूंगा, जिससे ये टॉपिक पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। 200 क्वेश्चन जो कि सेकंड ग्रेड क्या फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो एग्जाम है जहां से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से वो सारे मैं आपको जो है करवा दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए इसके लिए, और थैंक यू।